जी नमस्ते। मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में महाजनपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। हमने टोटल महाजनपदों को 3 भागों में बांट रखा है, जिनमें से कि हमारा जो पार्ट 2 है, 2 भाग हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम भाग 3 देखेंगे। हमने पिछले के 2 वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे अब तक, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर जो अब तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो आगे पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, इसका जवाब भी आप हमें अंत में कमेंट सेशन में दीजिएगा कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन को सही किया है। और जो क्वेश्चंस आपसे गलत होगा वो अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। नीचे आपको कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किस ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या होगा राइट आंसर। देखिए, महाजनपद जो है, सबसे पहले 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों में से जो 12 महाजनपद है, ये उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत में। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में जिस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, समझते चलते हैं हम साथ साथ। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आप इसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य का हिस्सा कौन सा है। वही आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, इसमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। ठीक है। तीसरा है कि यह प्राचीन भारतीय समाज और राजनीतिक का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये ऊपर के आपको 2 याद रखने हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वज्जी संघ किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। वज्जी जो है, ये किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? राजतंत्र यहाँ पर था, गणतंत्र, साम्राज्य या फिर अधिनायकवाद। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कल ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वज्जी क्या है? एक गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखिएगा। नीचे आपको 3 इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखा है। पहला है कि वज्जी संघ महाजनपद काल में एक गणराज्य के रूप में था। गणराज्य आप ऐसा मानिए जैसे कि एक हमारे पास राज्य है, या तो ये समूहों में विभाजित होता था या फिर यहाँ पर लोकतंत्र चलता था। ऐसे ही जो वज्जी महासंघ था, इसमें क्या चलता था? गणराज्य चलता था। साथ ही साथ यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता था। मतलब कि इस राज्य में किसी पर्टिकुलर एक राज्य का शासन नहीं होता था, यहाँ पर एक से अधिक शासक यहाँ पर होते थे। साथ ही साथ राजा का चुनाव भी किया जाता था। इसी के साथ बौद्ध ग्रंथों में वज्जी के शासन प्रणाली की प्रशंसा की गई है। ये जो तीसरा वाला बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि वज्जी संघ प्रणाली जो है, इसकी प्रशंसा किस ग्रंथों में की गई है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वैदिक साहित्य, एक ऑप्शन और दे देगा और आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मगध किस कारण से महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली शासन बना था। सबसे शक्तिशाली जो 16 महाजनपद थे हमारे पास, इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध। प्रश्न में पूछ रहा है कि ये मगध जो महाजनपद है, किस कारण से सबसे शक्तिशाली बना था। मैंने आपको बताया था
कि मजबूत सेना के कारण, प्राकृतिक संसाधन के कारण, जैसे कि लोहा मिला था यहाँ पर, इसी के साथ कुशल नेतृत्व के कारण। तो ये तीनों ही कारण जो है इम्पोर्टेंट है। मगध महाजनपद शक्तिशाली बनने के जो इसके कारण थे वो तीनों ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु दे रखे हैं, जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि मगध के पास मजबूत सैन्य शक्ति और साथ ही साथ हाथी सेना थी। इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों इसे समृद्ध बनाया है। अगला है कुशल शासक, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसे महान शक्ति राज्य बनाया है। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीनों ही बिंदु को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो 16 महाजनपद कौन से हैं, इनके नाम, दूसरी इसकी राजधानी कौन कौन सी है। तो ये दो क्वेश्चन आपको देख करके जाना है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि अवंती जो है पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद था। उज्जैनी इसकी राजधानी थी जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, उज्जैनी किसके लिए प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए और संस्कृति के लिए। अवंती का मगध के साथ संघर्ष हुआ था। तो इनमें से पहले वाला बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में सबसे प्रमुख कर व्यवस्था कौन सी थी। भाग, बलि, उपहार और दान, चारों ही ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भाग। देखिए महाजनपद काल में क्या था कि जो भाग होता है एक प्रकार का हिस्सा होता है। तो इनमें से 6 भाग का एक भाग राजा को दिया जाता था टैक्स के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि पहला है कि भाग कर का प्रमुख रूप होता था जो कि कृषि उपज का हिस्सा होता था, कि आपके पास जितना भी उपज हुआ है उनमें से एक भाग किसके पास जाएगा, राजा को टैक्स के रूप में मिलेगा। दूसरा है कि यह शासकों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराता था। साथ ही साथ महाजनपद काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर रही थी। ठीक है, प्रमुख स्रोत रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल का कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। प्रश्न सीधे तौर पे पूछा है कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा ऐसा है जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मगध जनपद वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार राज्य में स्थित है। आपसे बिहार की राजधानी पूछ ले तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में टोटल 38 जिला है। ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि मगध जो है वर्तमान में बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी के साथ इसकी राजधानी सबसे पहले कौन सी थी, राजगृह थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। और पाटलिपुत्र का ही नाम चेंज होकर के क्या रखा गया, पटना नाम रखा गया। तो मगध का सबसे पहले जो राजधानी था राजगृह था, बाद में इसे चेंज करके पाटलिपुत्र रखा गया था। मगध ने भारत के पहले बार साम्राज्य स्थापित किया गया। यहाँ पर में कर लेना, मगध में भारत का जो है पहली बार साम्राज्य स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। आंसर है इसका कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इन्होंने दे रखा है कि वत्स एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसी के साथ कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। किसकी,
वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, और यह व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। वत्स का मगध के साथ युद्ध हुआ था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल का पहला शासक कौन था जिसे स्थायी सेना रखी है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी स्थायी सेना रखी थी? ऑप्शन है ए राइट आंसर, अजात शत्रु। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है। अजात शत्रु महाजनपद काल के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी स्थायी सेना रखी थी, पर्सनल सेना रखी थी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। अजात शत्रु मगध के राजा थे जिन्होंने पहली बार स्थायी सेना की स्थापना की थी। किसकी? स्थायी सेना की। उन्होंने वज्जी संघ को पराजित किया था और उन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि मगध जनपद जो था इसका सबसे पहला राजधानी कौन सा था? सबसे पहला राजधानी था राजगृह। राजगृह को चेंज करके इन्होंने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक का क्या नाम हुआ? अजातशत्रु। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। वैशाली महाजनपद किस समुदाय का प्रमुख केंद्र था? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। नोट करना है आपको। यह महात्मा बुद्ध के समय का महत्वपूर्ण स्थान था। वैशाली को भारत का पहला गणराज्य माना जाता है। ये वाला आपको अपने कॉपी में लिखते चलना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला गणराज्य कौन सा था, नाम बताइए। आंसर है वैशाली। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस महाजनपद को जीतने के लिए रथ मुसल का प्रयोग किया था? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की, ये सही बात है। दूसरा है रथ मुसल एक प्रकार का युद्ध हथियार था। ठीक है, क्या था? एक प्रकार का युद्ध हथियार था जिसका उपयोग अजातशत्रु ने किया था। किस लिए किया था? वज्जी संघ को जीतने के लिए किया था। और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद मगध का विस्तार हुआ था, मतलब कि वज्जी संघ को जीतने के बाद मगध में इसे मिला लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुछ ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर बताना है आपको। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कामपिल्य। पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कामपिल्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु समझते हैं। पंचाल उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसकी राजधानी कामपिल्य थी, अभी हमने समझा, जो कि अब वर्तमान समय में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। पंचाल की भूमिका महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण रही है। तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, किस महाजनपद की मुद्रा कारसापण कहलाती थी? देखिए जिस समय पर हमारे पास रुपया नहीं होता था उस समय पर सिक्के चलते थे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि कुछ कारसापण के सिक्के थे, कुछ सिकंदर नाम के सिक्के थे, या फिर अन्य कई ऐसे हुए जैसे यवन सिक्के, मुगल सिक्के। अपने अपने समय में उन्होंने अपने अपने सिक्के चलाए थे।
तो किस महाजनपद का जो मुद्रा है कारथापण था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मगध। मगध में जो रुपया चलता था, आपका जो मुद्रा चलता था, उन्हें हम किस नाम से जानते थे? कारसापण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। कारसापण मगध की प्रमुख मुद्रा थी, जो तांबे और चांदी की होती थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मुद्रा है कारसापण, ये किन चीज़ों से बनाई जाती थी? तो तांबे और चांदी से बनाई जाती थी ये। साथ ही साथ इस मुद्रा का उपयोग व्यापार और आर्थिक लेन देन में किया जाता था। महाजनपद काल में सबसे प्रचलित मुद्रा थी। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन को हमने देखा है अभी। अब तीसरे नंबर को क्वेश्चन को देखिएगा। तो हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के दौरान तक्षशिला जो है किस महाजनपद का हिस्सा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गांधार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। तक्षशिला गांधार महाजनपद की प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक नगरी थी। यह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। क्या चीज? तक्षशिला। और इसी के साथ में तक्षशिला आज जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये तीनों ही बिंदु आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद ने सबसे पहले लोहे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल किया था? 16 महाजनपद थे आपके पास। इन 16 महाजनपदों में से ऐसा कौन सा महाजनपद था जिन्होंने सबसे पहले लोहे के हथियार के उपयोग किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मगध महाजनपद। मैंने आपसे कहा था कि मगध जनपद में आपने देखा होगा तो एक लोहे का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। किसके लिए? कृषि के प्रयोग के लिए। और ये कृषि का प्रयोग कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व, जब कृषि का प्रयोग कृषि के प्रयोग में जब लोहे के औजार का प्रयोग किया गया, उस समय पर मगध राज्य का उत्कर्ष और ज़्यादा बढ़ गया। उस समय पर बहुत ही ज़्यादा ये अपना नाम कमा चुका था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। और इम्पोर्टेंट बिंदु है कि मगध ने सबसे पहले लोहे के औजार और हथियारों का व्यापक इस्तेमाल किया। इससे उसकी सेना और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आए। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है कि सेना में बदलाव आया हथियार के कारण, और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव मतलब कृषि में बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ ये इस कारण मगध अन्य महाजनपदों पर सैन्य और आर्थिक दृष्टि से हावी हो गया। आप सपोज करिए जिसके पास हथियार है वो सामान्य सी बात है कि दूसरे राज्य पे हावी होगा ही। तो इसके एक उत्कर्ष का ये भी कारण था, इनके पास क्या था? लोहा था। तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चंस मैंने आपसे बताया था कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होंगे, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में लिखेंगे। तो बताइए आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है 15वें नंबर क्वेश्चंस को मिला करके कितने क्वेश्चन को सही किया है? आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। वत्स महाजनपद के किस राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? मैंने आपसे बताया था कि उदयन जो थे पहले राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। पहला है उदयन वत्स इस राजा थे। उदयन जो है वत्स राज्य के राजा थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली थी। साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। किसकी? वत्स राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि व्यापार का केंद्र था।
बौद्ध साहित्य में उदयन का उल्लेख धर्मपरायण राजा के रूप में मिलता है। ठीक है, तो एक नाम आपको यहाँ से भी पता लग रहा होगा कि बौद्ध साहित्य में जो उदयन राजा थे, कहाँ के, वत्स के, इसका अन्य किस नाम से प्रचलित है, तो धर्मपरायण नाम से प्रचलित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया है, ये सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में।